everyone. In this video we are going to cover our biology syllabus. इस वीडियो में बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स हैं, उनके क्विक एक्सप्लेनेशन है, हिंदी समरी है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. लाइफ प्रोसेसेस. हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है. द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. वो प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेंटेनेंस फंक्शंस को परफॉर्म करती है उन्हें कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस. तो अब हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रोफ्स. ऑटोट्रोफ्स का मतलब क्या है? ऑटोट्रोफ्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स. तो एक होता है ऑटोट्रोफ्स, एक होता है हेटेरोट्रोफ्स. ऑटोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट हेटेरोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स. तो जो ऑटोट्रोफ्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है स्टोमेटा. जो ग्रीन प्लांट्स है, ऑटोट्रोफ्स है, उसमें स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है. और सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, इनके थ्रू भी जो है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, अदल बदल होता है. अब हमसे ये पूछ लिया जाए व्हाट आर द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है बोर्ड के पेपर्स में. इस साल भी इसके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. तो हमसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट आर द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है. हमें ये लिखनी होंगी 3 पॉइंट्स लिखो और आपके 3 नंबर पक्के. एक तो ये 3 पॉइंट्स, और कई बार हमसे रिएक्शन पूछ भी लेता है. अगर ना भी पूछे तो भी आपको ये रिएक्शन लिखनी है, इससे और एग्जामिनर को अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. तो ये 3 पॉइंट्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफिल, उसी की वजह से वो ग्रीन होते हैं. तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो भी ये नोट्स हैं इस सब की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं, वापस अपना पढ़ना शुरू करते हैं. अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. जो है क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है. उसके बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्प्लिट होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. एज वी नो वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O. तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. CO2 को रिड्यूस किया जाता है. रिड्यूस करना मतलब या तो उसमें से ऑक्सीजन निकालना या उसमें हाइड्रोजन ऐड करना, तो वो किया जाता है. रिडक्शन प्रोसेस उसे कहते हैं. रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में. तो हमें ये पता करना है कि अमीबा का न्यूट्रिशन किस तरह से होता है. तो अमीबा जो है वो अपना न्यूट्रिशन बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से करता है. सबसे पहले जो अमीबा को आपको इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा. अमीबा जो है अपने फूड पार्टिकल को सबसे पहले उसको घेर लेता है, एंगल्फ कर लेता है. उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया कम आउट ऑफ द अमीबा एंड दे, फिर वो जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो उसको घेर लेते हैं सारे फूड को. उसके बाद उसको अपने अंदर वो डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट द वेस्ट मटेरियल्स आर एक्सक्रीटेड आउट. ठीक है. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अमीबा का. आपको ये लिखना भी आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देनी आनी चाहिए कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है. हम चलते हैं आगे. न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. अब ये जो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वाला टॉपिक, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है. अगर इसमें से जैसे कि इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. तो आपको ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी से थोरोली रीड करना चाहिए. यहाँ पर भी मैं आपको इसकी हर एक बात बता रहा हूँ. आप इस पर मत जाइए, नोट्स पर मत जाइए. ये नोट्स तो क्विक रिवीजन के लिए बनाए हुए हैं. आप मेरी बात को अच्छे से सुनिए. हर एक बात को मैं कवर करूँगा. कोई भी ऐसी बात नहीं होगी इस वीडियो में जो फालतू की होगी, या जो बात पेपर में आएगी, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही सारी इसमें कवर की जाएंगी. कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो इंपॉर्टेंट है और इसमें छूटेगी. ठीक है. तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की मैं बात कर रहा हूँ. ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस. माउथ टू एनस तक एक्सटेंड करती हुई एक लॉन्ग ट्यूब है. बेशक उसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं बट वो एक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में है.
तो सबसे पहले डाइजेशन जो है माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे? माउथ में जो होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा के फंक्शंस हमसे पूछ लिए जाते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा? तो सबसे पहले तो सलाइवा क्या करता है? लुब्रिकेट्स द फूड। फूड को जो है लुब्रिकेशन का काम आता है। लुब्रिकेशन का मतलब है कि जैसे वो होता है ना कि रुकनी नहीं चाहिए कोई चीज़, चलती रहनी चाहिए, तो लुब्रिकेशन का काम करता है वो फूड को। और दूसरी बात, टंग उसको आसानी से पुश कर पाती है। ठीक है, और स्टार्च जो है वो कन्वर्ट करता है, स्टार्च के अंदर होता है सेलिवरी अमाइलेज, तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है सलाइवा के थ्रू। ओके, ये फंक्शंस थे सलाइवा के, या आप कह सकते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स के। उसके बाद टीथ का क्या फंक्शन है? टीथ का फंक्शन है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। वो फूड को क्रश और ग्राइंड करने में मदद करते हैं। टंग का क्या फंक्शन है? टंग इज यूज टू टेस्ट द फूड और प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा। इसोफेगस या फूड पाइप जिसे कहा जाता है, वो उसका काम होता है कि फूड को स्टमक तक ट्रांसफर किया जाए। एक प्रोसेस होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसके थ्रू फूड जो है फूड पाइप से स्टमक तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब स्टमक में 3 तरह के वो एंजाइम्स हम कह सकते हैं सिक्रीट किए जाते हैं, तो उनका क्या क्या फंक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टमक के एंजाइम्स का। ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस वाले टॉपिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार बोर्ड्स में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो आप भी इसको जरूर कीजिए। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है स्टमक में? तो सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर एक्टिवेटिंग द एंजाइम पेप्सिन। जो एंजाइम पेप्सिन है वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसलिए HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और दूसरा काम जो है HCl का वो है किल द बैक्टीरिया, किल हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन का मैंने आपको बताया ही, एक तो पेप्सिन के पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि पेप्सिन वर्क्स ओनली इन एसिडिक मीडियम, और पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है। उसके बाद थर्ड जो चीज़ है हमारे स्टमक में वो है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हार्मफुल HCl। अब हमने देखा ही है शुरू के चैप्टर्स में एसिड बेसिस सोल्ट्स में कि जो वो है HCl है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर वो हमें डैमेज क्यों नहीं करता हमारे स्टमक को? वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। उसके बाद फिर द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। तो स्फिंक्टर मसल्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं बार बार। स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू हमारे स्टमक से जो फूड है आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2 ग्लैंड्स की सिक्रीशंस आती हैं। फर्स्ट इज लीवर एंड सेकंड इज पैनक्रियाज। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी 1 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड? लीवर। तो लीवर जो है बाइल जूस को सिक्रेट करता है, और सिक्रेट बाइल जूस को करता है लीवर, बट स्टोर बाइल जूस को कौन करता है? गोल ब्लैडर। और जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज भी रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये सेम सेंस लग रहे हैं, लेकिन इनमें कंफ्यूज मत होना। बेशक इन दोनों का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना ही है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हमसे कई बार सीधा ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन? तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, बट ट्रिप्सिन वर्क्स इन बेसिक मीडियम। तो ट्रिप्सिन को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाने के लिए जो हमारा लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है वो काम आता है। बाइल जूस फूड को एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मतलब वही जो डिजोल्वेबल बेसिस होते हैं ना, जो पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, उन्हें कहा जाता है अल्कलीज। तो बाइल जूस प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम। और बाइल जूस का दूसरा काम ये होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, उसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से भी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स हैं उसमें से भी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं। अब उन जूसेस का काम क्या है? टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एंड कन्वर्जन ऑफ फूड पार्टिकल्स,
कि फूड का सबसे लास्ट में जाके किस चीज़ का क्या बनता है, तो हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स बनता है और फैट्स का फैटी एसिड्स बनता है। अब हमने इतनी मेहनत करके फूड को इतना प्रोसेस किया है तो उसे अब्जॉर्ब भी तो करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें कहा जाता है विली। तो विलाई जो है, विलाई कह लो विली कह लो एक ही बात है। विलाई जो है वो उनका फंक्शन क्या होता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों बनाई गई हैं? अगर उसी एरिया में एक सीधी रोड हो तो वो कम सरफेस एरिया होगा उनके पास, बट उसी एरिया में एक जिगजैग सी रोड हो तो वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर सकती है। इसी तरह से विली को डिज़ाइन क्या यार, वो तो नेचुरल है। तो इसी तरह से विलीज जो है वो डिज़ाइन की गई हैं। विलीज आर डिजाइंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद जो है फूड एब्जॉर्प्शन भी हो गई यूजफुल मटेरियल्स, तो उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी बचेंगे। तो वो वेस्ट मटेरियल्स जो हैं लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम तक जाते हैं, रेक्टम में स्टोर होते हैं एंड देन दे आर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनस। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ब्रीदिंग इज जस्ट टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बट रेस्पिरेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो अभी आप देखेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस। रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेशन कहाँ और ब्रीदिंग कहाँ। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है दो टाइप्स की होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो हो सकती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो या तो एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, तो ये चार्ट दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पर। इस चार्ट, ये पूरा का पूरा 3 नंबर का हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हमें सिर्फ ये चार्ट बना के आना है। ये पूछेंगे कि फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्क्राइब करो व्हाट आर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, कि ग्लूकोज जो है अलग अलग तरीकों से कैसे ब्रेकडाउन होता है। तो हम ये वाला चार्ट बनाएंगे बस, और हमें हमारे 3 नंबर पक्के। तो हम समझ लेते हैं इस चार्ट को। देखो, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है ग्लूकोज, जो कि है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म से वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज। पायरोवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इन साइटोप्लाज्म इनटू पायरोवेट दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ये भी 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is glycolysis process? The conversion of glucose in cytoplasm to form pyruvate is known as glycolysis. अब ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है 3 तरीकों से हो सकती है, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, या लैक हो ऑक्सीजन की, या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है यीस्ट सेल्स करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जब ये रेस्पिरेशन एनारोबिकली होती है तो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ सिर्फ एनर्जी लिखा है बट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। बट उसके बाद ये तो बिल्कुल एब्सेंस की बात थी। अब अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन करते हैं वो है हमारे मसल सेल्स। मसल सेल्स के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और मसल सेल्स में जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो वो हमें मसल क्रैम्प्स कोज करता है, हमें फटीग फील कराता है। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार तो वैसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो ये हमसे पूछ लिया जा सकता है कि वाई डू एथलीट फील फटीग आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम। तो इसका जो आंसर हम देंगे, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स। लैक्टिक एसिड जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल्स में इकट्ठा होने लगता है, जिस वजह से हमें मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। नेक्स्ट ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी पूरी तरह से, उसमें क्या होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी हमसे पूछ सकते हैं कौन सी तरह की रेस्पिरेशन कहाँ होती है। तो हम अगर हमसे ये पूछेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, तो हम दोनों लिखेंगे, यीस्ट भी और मसल सेल्स भी। तो इसके आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हाँ, ये बिल्कुल एब्सेंस में होती है और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होएगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे सिलेबस का,
एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ मैं प्रोबेबिलिटी है। एनर्जी जो होती है, इसमें जो एनर्जी वर्ड आ रहा था बार बार, वो एनर्जी वो प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी स्पेलिंग आपको दिख जाएगी यहाँ पे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फ्यूल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए एनर्जी करेंसी है एटीपी। हमसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी, तो हम लिखेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो हमने देखा कि ह्यूमंस के अंदर जो है रेस्पिरेशन कैसे हो रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है ह्यूमंस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक हो रही है हमारे मसल सेल्स में। तो रेस्पिरेशन का हम देखते हैं सबसे पहले नेसल पैसेज होता है, ये वाला डायग्राम है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं यार जो डायग्राम्स होते हैं ना, डायग्राम से तो सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मान लो हमें कोई भी टॉपिक दे दिया, उस जिस भी टॉपिक में डायग्राम है वो टॉपिक तो छोड़ो ही मत, 5 नंबर का क्वेश्चन उससे बन सकता है। जैसे हमें कह दिया डायग्राम बनाओ और उसके बाद उसके बारे में बताओ, तो 3 नंबर का तो डायग्राम आ जाता है और फिर 2 नंबर का हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देने को कह दिया जाता है। तो जिस भी टॉपिक में डायग्राम है वो डायग्राम मत छोड़ो। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है रेस्पिरेशन का डायग्राम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेसल पैसेज से जो है ऑक्सीजन हमारे नोज के अंदर जाती है। उसके बाद ट्रैकिया का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है वाई आर दिस प्रेजेंट इन आवर ट्रैकिया, वाई आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रैकिया। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है ट्रैकिया में इसलिए प्रेजेंट होती हैं ताकि जब ट्रैकिया में कोई भी हवा नहीं है तो वो कोलैप्स ना हो जाए, वो उसको होल्ड करके रखती हैं। तो हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे ट्रैकिया के थ्रू आती है, हमारे ये ब्रोंचियोल्स में जाती है। उसके बाद ब्रोंचियोल्स के बाद आगे है बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोली। एल्वियोली में जो है एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, और उसके बाद वो जो ब्लड है ऑक्सीजन रिच हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक में, हार्ट वाले टॉपिक में, कि कैसे जो ब्लड है आगे ट्रांसपोर्ट होता है। बट अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जाती है, वो जाती है डिफ्यूजन प्रोसेस से, जो एल्वियोली के पास हैं। एल्वियोली के आसपास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया था, अभी हार्ट वाला टॉपिक आएगा, वो यही है कि हमारा हार्ट, अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर हार्ट का डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन। तो जो ये हार्ट है, हार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले पल्मोनरी वेन जो लंग्स से आती है उसके थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद राइट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिर जाता है राइट वेंट्रिकल में नीचे, और इस टाइम राइट वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में होता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाता है ऑर्टा में, अवर मेन आर्टरी, जिसके थ्रू ये ब्लड पूरे सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है। अब सभी बॉडी ऑर्गन्स अपनी मर्जी से अपना सारा यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिच कर देते हैं, उस ब्लड को ऑक्सीजन निकाल के उसमें से और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। तो उस ब्लड को वापस लाया जाता है वेना कावा, जो है हमारी वेन, उसके थ्रू। वेना कावा से जो ब्लड है राइट लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड गिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसी तरह से जैसे पहले हुआ था कि फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो चला जाता है हमारे लंग्स की तरफ वापस थ्रू द पल्मोनरी वेन। तो इस तरह से जो है फिर दोबारा से वो ब्लड वहाँ जाएगा, वहाँ जाके फिर से वो ऑक्सीजन रिच कर देंगे लंग्स, फिर वो लंग्स के थ्रू फिर वापस आएगा हार्ट में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है पूरा दिन जब तक हमारी दिल की धड़कन चल रही है। तो यही धक धक होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये हमें पता होना चाहिए वेन्स और आर्टरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन्स और आर्टरीज जो है हमारी दो मेन ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है कैपिलरीज भी होती हैं, बट ये हाँ हम बात करेंगे मेनली वेन्स और आर्टरीज की।
तो वेन्स और आर्टरीज का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि वेन्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है और आर्टरीज में जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है। आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं, वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं। ह्यूमन के पास होते हैं, ह्यूमन हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स। तो अलग अलग तरह के होते हैं ये हार्ट्स, कि किसी के हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, जैसे कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट्स में होते हैं 3 चैम्बर्स, फिशेस के हार्ट में होता है सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर्स। तो एक टॉपिक आता है डबल सर्कुलेशन का, कि हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग लेकर चल रहे हैं। उसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ताकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिल सके। और ये प्लेटलेट्स और लिम्फ के बारे में है। लिम्फ इज़ अ फ्लूइड टिश्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिम्फ का टॉपिक आप बुक में देखेंगे, टॉपिक लिम्फ का टॉपिक आप बुक में देखेंगे। तो द लिम्फ का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज में लीकेज हो जाती है, तो लीकेज से सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है बाहर गिर जाते हैं। तो वो बाहर गिर गए जैसे इकट्ठे होकर फिर वो एक नया ही अपना फ्लूइड बना देते हैं, जिसको कहा जाता है लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। तो लिम्फ जो है वो येलोइश ग्रीन होता है, येलोइश ग्रीन होता है कलर में। और ब्लड से हमसे इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कि जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो प्लेटलेट्स फटाफट जाते हैं उस जगह पे और वहाँ पर रुकना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर क्लोट करना शुरू हो जाते हैं, ताकि जो है हमारा ब्लड लॉस ना हो, ब्लड हमारा फ्लो होकर बाहर ना गिर जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे कि हमने ऊपर देखा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स था, ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस सॉरी। तो अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं कुछ उनमें तो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती है सारी प्रोसेसेस, बट जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू अपना सब कुछ मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स में जो टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर्स एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन की भी बात हो गई, डाइजेशन की भी बात हो गई, रेस्पिरेशन की भी बात हो गई। अब सबसे ज़रूरी काम जो है, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं हमारी बॉडी से उनको बाहर भी तो निकालना है। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में एक्सक्रीशन जो होती है पेयर ऑफ किडनीज के थ्रू होती है। अब ये किडनीज और नेफ्रॉन्स जो है, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ह्यूमन किडनी में जो है जैसे कि फंक्शनल यूनिट्स होती हैं किडनी में, छोटी छोटी जो ब्लड को जो है प्योरीफाई करने में हेल्प करती हैं, उन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स। अब ये नेफ्रॉन का भी डायग्राम है और किडनीज का भी डायग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, उस जो भी डायग्राम है जिस भी टॉपिक में, तो उस टॉपिक का तो सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बड़ी आसानी से। तो हम कोई भी डायग्राम वाला क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। जी हाँ, हमें हार्ट का डायग्राम भी सीखना पड़ेगा। हम हार्ट के डायग्राम की, आप हमारे चैनल पर एक वीडियो है, आप देख सकते हैं बड़े आसानी से हार्ट का डायग्राम कैसे बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास अब पेयर ऑफ किडनीज है, मतलब 2 किडनीज हैं। किडनीज आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ऐसे बीन टाइप शेप्स होती है किडनीज की। तो ये डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है, एक थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है डायग्राम्स को बनाने में, बट धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर्स जो होते हैं हमारी किडनी से, यूरेटर्स आर द ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जो यूरिन को थोड़े टाइम तक स्टोर करता है जब तक वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट नहीं किया जाता। अब ये ह्यूमंस में एक्सक्रीशन हो गई। तो प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स के एक्सक्रीशन के तरीके हैं, वेस्ट गैसेज जो है स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, एक्सेस वाटर होता है जो वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और कई बार जो है जैसे प्लांट्स जो अपना वेस्ट मटेरियल सारे लीफ में स्टोर कर देते हैं और फिर वो लीफ जो है फॉल ऑफ हो जाती हैं, तो पूरा वेस्ट मटेरियल बाहर गया। और कई बार कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो सोइल में एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लाइफ प्रोसेसेस। फटाफट चैप्टर कंप्लीट हुआ। नाउ इसके बाद आप जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं।
हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले जो है डीएनए का रोल क्या है रिप्रोडक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिप्रोडक्शन में वो है डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए कोपिंग इज अ प्रोसेस, जब कोई भी रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें डीएनए कोपिंग होती है जो मेन प्रोसेस है। अब डीएनए कोपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, डीएनए कोपिंग के थ्रू ही जो है हमारे ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन जो है वो भी ट्रांसफर होता है। वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड वाइल द प्रोसेस ऑफ डीएनए कोपिंग। अब अगर डीएनए कोपिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती तो हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते, सिमिलर नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं वो अपने पेरेंट्स की, बट हम एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं है, कुछ कुछ हमारी फीचर्स जो हैं उनसे मिलती हैं हमारे पेरेंट्स से। अगर डीएनए कोपिंग में गलतियां ना होती, अब डीएनए कोपिंग जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं होती, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स जरूर होते हैं। ऐसे ही जो है डीएनए कोपिंग में है, इसी वजह से वेरिएशन अक्कर होती हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि डीएनए जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमारे न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें इनहेरिटेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो डीएनए के थ्रू हमारे आगे हमारी जो अगली ऑफस्प्रिंग्स होती हैं उनमें ट्रांसफर होती है। अब दो तरह के रिप्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम होती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं। तो वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स हैं। अब 2 पेरेंट्स से अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उसके अंदर, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो तो अकेला ही पेरेंट कर रहा है, तो अकेले पेरेंट में कम वेरिएशंस आएंगी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कुछ मोड्स जिनके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहला मोड है फिजन। अब फिजन 2 तरह का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिजन वो होता है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट कर देते हैं दो या दो से ज़्यादा अपने ऑफस्प्रिंग्स में। उनके जो सेल्स हैं, सीधा फिजन का मतलब ये होता है कि स्प्लिट हो जाना, तो 2 या 2 से ज़्यादा वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में स्प्लिट हो जाते हैं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट सेल 2 ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड होता है तो उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। इसमें सिस्ट नहीं फॉर्म होती, सिस्ट का मतलब होता है अ प्रोटेक्टिव लेयर, इसमें नो सिस्ट इज फॉर्म्ड। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा और लेशमेनिया। बट मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ही पेरेंट मल्टीपल डॉटर सेल्स में फॉर्म होता है, 2 से ज़्यादा होते हैं उसमें। अब इसमें जो है एक सिस्ट फॉर्म होती है बाहर, प्लाज्मोडियम के डायग्राम अगर आप बुक में देखें तो उसमें एक सिस्ट फॉर्म होती है बाहर, सिस्ट यानी प्रोडक्टिव कवरिंग, जिसके अंदर काफ़ी सारे आपको दिखाए गए हैं छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स, तो उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। वो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। तो इसका भी डायग्राम है बाइनरी फिजन इन अमीबा का, ये आप देख सकते हैं डायग्राम अपनी बुक में। बाइनरी फिजन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन अमीबा, इन 2 डायग्राम्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों डायग्राम्स अलग अलग हैं, वो बच्चे क्या करते हैं न्यूट्रिशन वाले में बाइनरी फिजन का बनाए आते हैं और बाइनरी फिजन में न्यूट्रिशन का। आप ध्यान से देखें, दोनों डायग्राम्स बहुत अलग हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में बट जाना। एक मान लो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा में क्या होता है, एक लॉन्ग, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिट हो जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है रीजनरेशन। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि अगर उनका कोई बॉडी पार्ट कट जाए या एक्सीडेंटली या जानबूझ के, तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में यही डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन में जब पेरेंट बॉडी मैच्योर हो जाती है वो अपने आप स्प्लिट होनी शुरू हो जाती है, बट रीजनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। रीजनरेशन में अगर कोई एक्सीडेंट होएगा, एक ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया, अगर एक्सीडेंट होएगा तो बॉडी जो है अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। उस वजह से जो मान लो एक ये बड़ा प्लेनेरिया है, उसके छोटे छोटे 3 हो गए, तो वो तीनों बड़े बड़े बन जाएंगे, तीनों बड़े बड़े नए प्लेनेरिया बन जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल हमसे पूछा जा सकता है प्लेनेरिया। नेक्स्ट प्रोसेस है बडिंग। बडिंग जो है यीस्ट में हो सकती है और हाइड्रा में हो सकती है। बडिंग इन यीस्ट का डायग्राम भी है आपकी बुक में और हाइड्रा का भी है। तो बड एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है जो पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच्ड होती है। तो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच होती है जब तक वो न्यूट्रिशन लेती है, बट जब वो पूरी तरह डेवलप हो जाती है उसके बाद वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, उसे कहते हैं ऑफस्प्रिंग। जब तक वो अटैच है तब तक उसे कहेंगे बड है वो।
बट जब वो अटैच नहीं है, जब वो डिटैच हो चुकी है, तब उसको कह देंगे ऑफस्प्रिंग बन चुकी है, वो डॉटर सेल बन चुका है। हमारा नेक्स्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये प्लांट्स के लिए रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो इसमें क्या होता है कि हम नए नए प्लांट्स ग्रो तो करते हैं, बट सीड्स की मदद से नहीं, हम किसी और प्लांट के पार्ट से ही जो है नया प्लांट ग्रो करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बहुत सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहली बात की तो ये सस्ता होता है, इट इज़ चीप। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सभी प्लांट्स के लिए किया जा सकता है जिनके सीड्स भी नहीं होते। और तो और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है कोई भी कर सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा ना तो टेक्निक की जरूरत होती, और ये काफ़ी जल्दी होने वाली प्रोसेस भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप कर सकता है। अब स्पोर्स ना प्रोडक्टिव कवरिंग्स के अंदर होते हैं जब तक उनको कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। राइजोपस है, राइजोपस एक एग्जांपल है, ब्रेड मोल्ड कहते हैं जिसे कॉमन नेम। तो राइजोपस में प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे राइजोपस के अंदर प्रोडक्टिव कवरिंग होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे स्पोर्स होते हैं। तो उन स्पोर्स के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। जब तक उन स्पोर्स को कोई फेवरेबल कंडीशन जैसे कि मॉइस्ट ब्रेड नहीं मिलेगी, तब तक वो स्पोर्स अंदर ही रहेंगे। यही एक एडवांटेज भी है स्पोर फॉर्मेशन की, कि एग्स जो है वेस्ट नहीं होते। जब उन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी वो बाहर आएंगे और तभी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम सबसे पहले फ्लावर्स के थ्रू समझेंगे। अब फ्लावर्स के जो हैं दो पार्ट्स होते हैं, स्टेमन और पिस्टिल ये कह लो या कार्पल कह लो। तो स्टेमन जो है मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट पोलन ग्रेन्स को वो करता है, प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल जर्म सेल्स होते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, और कार्पल जो है, कार्पल फीमेल पार्ट है, ह्यूमन नहीं कह रहा मैं, फ्लावर का। कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कार्पल के 3 पार्ट्स हैं। तो जो आपने देखा होगा फ्लावर के बीच में होता है कई बार, तो फ्लावर के जो बीच का पार्ट होता है, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट है, स्टाइल जो है मिडल एलोंगेटेड पार्ट होता है, और ओवरी जो है बॉटम का स्वोलन पार्ट होता है, मोटा सा पार्ट होता है, उसे कहते हैं ओवरी। तो फ्लावर के जो मेल पार्ट हो गए स्टेमन, स्टेमन के अंदर आता है एंथर और फिलामेंट, और कार्पल जो है फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट के 3 हैं आगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो हम आगे देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है फ्लावर के अंदर। एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं उनका फ्यूज होना, उसके बाद जो जाइगोट बनता है उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और पोलिनेशन क्या है ये? पोलिनेशन का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो है फिलामेंट पे पाए जाते हैं, मेल पार्ट है जो उस पे पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल जर्म सेल्स होते हैं फ्लावर के। तो पोलिनेशन का क्या मतलब है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फिलामेंट टू द स्टिग्मा। फिलामेंट जो है, फिलामेंट से जो है जो स्टिग्मा होता है हमारे फ्लावर का ऊपर वाला पार्ट होता है, उस तक जो है ट्रांसफर किए जाएं, उसे कहते हैं पोलिनेशन। हमें डिफरेंस पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन वर्सेस पोलिनेशन का। तो जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच गए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक पोलन ट्यूब डेवलप होती है स्टिग्मा से लेके ओवरी तक, जिसमें जो है हमारे मेल जर्म सेल्स ट्रांसफर किए जाते हैं ओवरी तक। जब वो ओवरी तक पहुंच जाते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिसमें फीमेल जर्म सेल्स होते हैं। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स के साथ जो है मेल जर्म सेल्स फिर उस टाइम फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करके वो बनाते हैं जाइगोट। उसके बाद जाइगोट डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनाता है। जाइगोट डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में काफ़ी सारे सेल्स होते हैं जो बड़े होके जो है मतलब वो नया फ्रूट बना देता है। अब उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो गई, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद ये भी हमसे बहुत बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के होने के बाद क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो जो है ओव्यूल्स होते हैं, जो फीमेल जर्म सेल्स होते हैं वो सीड बन जाते हैं, और जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। और जो ओवरी है, ओवरी जो होती है इलोंगेटेड पार्ट नहीं होता, वो स्वोलन पार्ट होता है। तो ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा सकता है
कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पे। हमने फ्लावर्स से समझा अभी थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, अब हम समझते हैं ह्यूमंस से। तो जब हम प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं मेल्स और फीमेल्स में, वो हैं ये। अब हम ह्यूमंस में भी अलग अलग से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, तो जो टेस्टिस होते हैं वो सीमेन को सिक्रेट करते हैं। सीमेन में क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। तो मेल जर्म सेल्स होते हैं स्पर्म्स के अंदर, वो जेनेटिक मटेरियल होता है और स्पर्म्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि एक टेल होती है पीछे। ठीक है, उसे कहते हैं स्पर्म। तो ये इसमें होते हैं मेल जर्म सेल्स। ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फर्टिलाइजेशन होती है उसमें भी, ह्यूमंस में भी फ्लावर्स की तरह। अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होएगा, हमें पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। जैसे ही गर्ल का किसी का जन्म बर्थ होता है, बर्थ से ही एवरी मंथ एक एग प्रोड्यूस होता है। 2 ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज में से किसी एक ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हर मंथ बर्थ होने के बाद से हर मंथ एक एग प्रोड्यूस होता है। तो जब तक वो एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो यूट्रस की इनर लाइनिंग में प्लांट हो जाता है, बट वो फर्टिलाइज ही नहीं होता तो वो शेड ऑफ हो जाती है। जो है ब्लड वेसल्स की लेयर होती है वो शेड ऑफ हो जाती है। इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। ठीक है, इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। अगर हमसे क्वेश्चन आए व्हाट इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो क्या होएगा, तो ये मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होएगी, हम इसको समझाएंगे। अब नेक्स्ट जो आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस टॉपिक से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, उनका क्या रोल है। ठीक है, तो उनका रोल ये है कि वो फ्लूइड्स को सिक्रीट करते हैं ताकि जो स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट है वो ईजियर हो सके और इस फ्लूइड से न्यूट्रिशन भी मिलता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के कुछ तरीके हैं, हमारी बुक में दिए गए हैं, वो हैं ये आपकी स्क्रीन पर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हेरिडिटी का मतलब क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। ये चैप्टर काफ़ी थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे नहीं है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। मेंडल के जो वो है, इस चैप्टर में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, बट आप इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे, इन नोट्स में मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगी। इस नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ट्रेड्स का क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ट्रेड्स जो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग्स में। द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स अकर्स, उसे कहते हैं हेरिडिटी। और ये दिया हुआ है हमें ट्रेड्स का मीनिंग। अब जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA, जिनमें जो है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, उन्हें कहते हैं जीन्स। वेरिएशन का क्या मतलब होता है, वेरिएशन जो है वो चेंजेस होते हैं जो DNA कोपिंग में इनएक्यूरेसीज के कारण होते हैं। DNA कोपिंग की गलतियों के कारण जो चेंजेस आते हैं उन्हें कहते हैं वेरिएशंस। जेनेटिक्स का क्या मतलब है, जेनेटिक्स का मतलब है अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। तो ये कुछ डेफिनेशंस है इस चैप्टर में जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इस चैप्टर में एक तो हमें अटैच्ड और ईयरलोब्स वाला दिया हुआ टॉपिक, वो एक्टिविटी है, उसमें से भी क्वेश्चन आने का होता है कि अटैच्ड और फ्री ईयरलोब्स में से कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है और कौन सा रिसेसिव ट्रेट्स है। तो अटैच्ड ईयरलोब जो है वो रिसेसिव ट्रेट है और फ्री ईयरलोब्स जो है वो है डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं। ये भी सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, जो हम, और जो ऐसे ट्रेट्स हैं जैसे कि पढ़ना लिखना, ये हम खुद एक्वायर करते हैं कि हम खुद अपनी मर्जी से लेते हैं। बट इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें वो मिलते ही मिलते हैं, जैसे कि स्किन कलर, हेयर कलर, शेप ऑफ फिजिकल फीचर्स एक्सेट्रा। तो ये होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं, नॉलेज, इंटेलिजेंस, इस तरह के होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब डोमिनेंट कौन सा ट्रेट है, रिसेसिव कौन सा ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो फर्स्ट जनरेशन में ही खुद को एक्सप्रेस कर पाए, और रिसेसिव ट्रेट वो होता है तो वैसे ही
मतलब से क्लियर है, देखते क्लियर है कि डोमिनेंट वो जो ज़्यादा ताकतवर है, रिसेसिव वो जो दब रहा है, डोमिनेंट के आगे जो दब रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा ताकतवर होता है, ये कम ताकतवर होता है। तो इससे चलते हैं हम आगे, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स का भी डिफरेंस। तो मेंडल जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, जिन्होंने हमें 2 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे कैसे उनको पता चली सारी बातें, वो हमें इस चैप्टर में दिया गया है। इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर भी मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेंडल ने पी प्लांट क्यों ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल साहब थे जो, उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया। तो पी प्लांट को इसलिए चूज़ किया कि पी प्लांट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती थी, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। देयर वर 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कि या तो प्लांट शॉर्ट होएगा या टॉल होएगा, या वॉयलेट कलर के फ्लावर्स होंगे या वाइट कलर के फ्लावर्स होंगे। तो ऐसे कर करके उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर थे। अब इसमें पी प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन भी पॉसिबल थी, और पी प्लांट जो है काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो होते थे। सिर्फ 3 मंथ्स में पी प्लांट जो है, एक जनरेशन पी प्लांट की ग्रो हो जाती थी पूरे अच्छे से। अब ऐसे तो है नहीं कि वो कोई ऐसा प्लांट ले लेता जिसको सालों लगते ग्रो होने में, उसने ऐसा प्लांट लिया जो बड़ी जल्दी ग्रो कर रहा था, उसने लिया पी प्लांट। और ये भी कहा कि उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा अच्छा था, कि मतलब ग्रो तो जल्दी हो जाना, लेकिन वो एनुअल प्लांट्स थे कि 1 साल से ज़्यादा या 1 साल का उनका लाइफ स्पैन था। अब ये भी हमसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम नहीं, व्हाट इज़ द नोमेनक्लेचर नेम ऑफ पी प्लांट, उसको कहते हैं पाइसम सैटिवम। ठीक है, तो मेंडल ने हमें 2 लॉ दिए, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, ये कहता है कि जो प्योर फैक्टर्स होते हैं वो अलग किए जाते हैं हैप्लॉइड सेल्स से। हैप्लॉइड सेल्स मतलब जो अलग अलग हैं, हैप्लॉइड सेल्स से प्योर फैक्टर्स को अलग किया जाता है। दीज हैप्लॉइड्स आर क्रॉस टू फॉर्म डिप्लॉइड हाइब्रिड्स, इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लेकर उसको स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस को। और डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके स्टडी करते हैं। अब ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया हुआ है, इसको आप बुक में से पढ़ेंगे तो ज़्यादा से समझ आएगा। बाकी इसमें से चैप्टर में से 2 मेन क्वेश्चन है, बड़े 3 नंबर के 4 नंबर के, ये 2 क्वेश्चन आते हैं कि मेंडल ने हाउ डज मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। और एक क्वेश्चन ये आता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि हाउ डज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स में भी इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो ये नोट्स की जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा PDF, इससे आप पढ़िएगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारा जो है इसे कहते हैं पन्नेट स्क्वायर कहते हैं इसे, इस टेक्निक को। इससे जो है मेंडल ने ट्रेड्स निकाले हुए हैं अपने। ठीक है, ये आप नोट्स में से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ तभी आएगा हेरिडिटी का। आगे आपको इवोल्यूशन वाला पार्ट इसमें से पढ़ना नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट है। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए तो ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है, मैंने अब तक जितने भी सैम्पल पेपर्स देखे हैं सब में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की जो चाइल्ड है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है। मेल एंड फीमेल के पास, दोनों के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से जो है 22 पेयर्स दोनों में सेम होते हैं, बट जो 23rd पेयर है मेल्स और फीमेल्स दोनों में वो अलग होता है। मेल्स में वो होता है XY और फीमेल्स में होता है XX। तो इससे हमें पता चलता है कि चाहे जो मर्जी हो, अपनी मदर से तो बच्चा X क्रोमोसोम ही जो है इनहेरिट करेगा। अब जो अगर बच्चा मेल बने या फीमेल बने, ये डिपेंड करता है कि वो अपने फादर से क्या इनहेरिट करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि वो अपने फादर से क्या इनहेरिट करता है, कि अगर उसके पास अपने फादर से X क्रोमोसोम आता है फिर तो वो गर्ल चाइल्ड बनेगी, अगर उसके पास अपने फादर से Y क्रोमोसोम आता है फिर वो एक बॉय चाइल्ड बनेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए, ये फ्लो चार्ट भी आपको बनाना आना चाहिए। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें सेक्स जो है जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, कि उसके पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो जो है ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि लिजार्ड्स होते हैं, उनमें क्या है कि हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर से फर्टिलाइज एग होता है, उससे डिपेंड होता है कि जो
लिजार्ड बनेगी वो मेल बनेगी या फीमेल बनेगी। तो ऐसे ही टर्टल्स है, उसमें हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे जो है एग्स को रखा गया है, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर, उससे पता चलता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। लिजार्ड्स में तो हाई अगर है इंक्यूबेशन टेम्परेचर तो वो फीमेल बनेगी, ठीक है। और अगर टर्टल्स में हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर है तो वो मेल बनेगा। तो कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे कि स्नेल्स में क्या होता है कि वो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं ऑन देयर ओन। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन इस बार कट चुका है सीबीएसई के सिलेबस से, तो हमें सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट करना है। ये सारे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। आर एनवायरनमेंट हमारा 15 चैप्टर है। आर एनवायरनमेंट, हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, वातावरण को ही कहते हैं एनवायरनमेंट। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए ऐसी कैसी। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया आर कॉल्ड फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है कि जैसे कि गार्डन है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वेरियम जो मैन ने बनाया है। नेचुरल जो है वो बना बनाया है, खुद बना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। इन तीनों का आपको टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन। और अगर हमसे इसमें किसी भी दो में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो हमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि हमें बताओ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का क्या मतलब होता है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। और डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में। फूड चेन, फूड चेन का क्या मतलब है, चेन से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। फूड चेन, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, एक ऐसी सीरीज ऑर्गेनिजम्स की जो एक दूसरे पर फीड करती हैं। देखो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। तो ग्रास जो है ग्रास होपर खाएगा उसको, फिर ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, स्नेक को, फिर फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और स्नेक को ईगल खाएगी। तो इस तरह से इस सीरीज को, इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से लिखते हैं। हमें अगर पेपर में एग्जाम्पल दिया जाएगा, एग्जाम्पल देने के लिए कहा जाएगा, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे कहते हैं फूड चेन। अब फूड चेन में जो है एनर्जी कन्वर्जन का बड़ा अच्छा रूल होता है, उसे कहते हैं 10% रूल। 10% रूल, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन में क्या होता है कि जो ग्रास है सन से सिर्फ 1% एनर्जी लेती है। ग्रास जो है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सन से 1% एनर्जी लेते हैं। उसके बाद मान लो जितनी भी उन्होंने एनर्जी उसके बाद बनाई, प्रोड्यूस की, उसकी सिर्फ और सिर्फ 10% अगले लेवल पे जाएगी। अब ग्रास ऊपर की 10% एनर्जी फ्रॉग के पास जाएगी, फ्रॉग की 10% एनर्जी स्नेक के पास जाएगी। तो ऐसे करते 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 उसकी एनर्जी कम होती रहती है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूड चेन्स में जनरली 3 या 4 लेवल्स ही क्यों होते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि 10% रूल के कारण होता है ये सब। जो है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में जितनी एनर्जी है उसकी सिर्फ 10% ही अगले ऑर्गेनिज्म में पास होती है। तो कुछ एनर्जी तो वो हीट की फॉर्म में ऐसी एनवायरनमेंट में हो जाती है, कुछ एनर्जी अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए वो यूज़ कर लेता है। तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जो है उसको खाने वाले को मिलती है। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन का आंसर ये देंगे कि ड्यू टू 10% रूल कुछ एनर्जी ही आगे जाती है। तो इसकी घट घट के मान लो इसके पास जो है 10,000 जूल एनर्जी थी, उसकी कम होकर इसके पास गई, उसकी और भी 10% होकर इसके पास गई, तो ईगल के पास बहुत कम एनर्जी आती है, ठीक है। तो इस वजह से ईगल के आगे शायद ही कोई और इस फूड चेन में एनिमल या कंज्यूमर होगा। अब उसके बाद आता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब ये होता है कि अलग अलग बहुत सारी फूड चेन्स जो है कंबाइन हो। मान लो ये तो सिर्फ एक फूड चेन है। अब ये थोड़ी है कि ग्रास को सिर्फ ग्रास ऊपर ही खाएगा, ग्रास को गोट भी खा सकती है, ग्रास को काव भी खा सकती है, उसके बाद काव को जो है गोट को जो है फिर वो टाइगर खा सकता है, लॉयन खा सकता है। ऐसे आगे आगे फूड चेन जो है चल सकती है। ऐसे तो नहीं है ना कि सिर्फ फ्रॉग को स्नेक ही खा सकता है, फ्रॉग को सीधा ईगल भी खा सकती है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के फूड चेन्स को जो है इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, उसे कहते हैं फूड वेब। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका क्या मतलब होता है?
एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कि जो है इन्वायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं कुछ, जैसे कि अब हम अपनी जो है प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। अब उन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में से जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो प्लांट बॉडी के अंदर जाएंगे। अब उन प्लांट्स को हम खाते हैं तो वो केमिकल्स इस तरह से हमारी बॉडी में भी आ गए। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। की एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, कि एक जैसे कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर में जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस का आना जाना, उसे ही कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन, भाई ये तो पक्का आने वाला क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर में भी इस बार जो सैम्पल पेपर आया उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ओजोन डिप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओजोन हमें बताना है, सबसे पहले हमसे पूछा जा सकता है कि ओजोन बनती कैसे है। ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, हमारे उसके स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन की एक काफ़ी थिक लेयर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब ये ओजोन बनती कैसे है? ऑक्सीजन जो होती है हमारी एयर में, ऑक्सीजन गैस, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन उसकी वजह से रिएक्ट होके वो टूट जाती है दो अलग अलग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, दो एलिमेंटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में वो टूट जाती है जो हमारी ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या होता है कि जो एलिमेंटल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। एलिमेंटल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा और फिर वो ओजोन मॉलिक्यूल बना देगा। O3 ओजोन का होता है फॉर्मूला। तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज ओजोन, तो हम ये भी लिख सकते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ओजोन। अब हमसे ये पूछा जाता है कि ओजोन के फ़ायदे क्या हैं और ओजोन कम क्यों हो रही है। ओजोन के फ़ायदे तो ये हैं कि जैसे कि ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है जो सन की, वो ह्यूमंस के लिए और अदर लाइफ फॉर्म्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, वो स्किन कैंसर कर सकती हैं हमें। बट ओजोन लेयर जो है उन हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ तक पहुंचने से रोकता है, यही ओजोन का सबसे बड़ा काम है। बट ओजोन का सबसे बड़ा दुश्मन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज़ किया जाता था, ठीक है। और जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं इनमें भी CFC का यूज़ किया जाता है। तो ओजोन का दुश्मन है CFC की वजह से ओजोन लेयर काफ़ी डिप्लीट हो रही है। तो काफ़ी सारे स्टेप्स भी उठाए गए हैं CFC की जो है कंजप्शन को कम करने के लिए। तो ये स्टेप्स हैं ओजोन लेयर को बचाने के लिए स्टेप्स, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा लास्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी का वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब सबसे पहले ये आता है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को जो है सेव करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो उसके जो कारण है ये कि हमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना है, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है और कल्चरल और ट्रेडिशनल ट्राइबल पॉपुलेशन का भी हमें बचाव करना है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स आप खुद भी बना सकते हैं कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है हमारे रिसोर्सेज हैं हमें उनको बचा के रखने की ज़रूरत क्यों है। अब ये भी पूछा सकता है कि हाउ टू सेव अवर रिसोर्सेज, कि हम उन्हें बचाएं कैसे। हाँ, हमें ये तो पता चल गया हमें बचाने की ज़रूरत है, बट हम उन्हें बचाएं कैसे, हाउ टू सेव अवर रिसोर्सेज। तो जो है उसके लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे अफॉरेस्टेशन होता है, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल एंड वुड स्मगलिंग होता है, अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है, और जो ये 3 Rs प्रिंसिपल होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है। तो ये भी इसीलिए होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को सेव करें। रिड्यूस का मतलब होता है कि हम अपना जो है फालतू की कंजप्शन है किसी चीज़ की उसको कम कर दें। रिसाइकल का मतलब है कोई ऐसी चीज़ है मान लो वो दोबारा यूज़ की जा सकती है अभी, तो उसको हम रिसाइकल करें, जैसे पेपर रिसाइकल किया जाता है। और रीयूज़ है, अब रिसाइकल और रीयूज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। रीयूज़ का मतलब है कि कोई ऐसी रीयूज़ करना वो होता है कि उसको बिना प्रोसेस किए हम उसको दोबारा यूज़ कर लें, बट रिसाइकल का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको हम प्रोसेस करें, एक नई फॉर्म दे सकें उसी चीज़ को, जिसे कहते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी हम कह सकते हैं, उसे कहा जाएगा रिसाइकलिंग करना। बट रीयूज़ करना है कि हम जैसी ही वो चीज़ है वैसे के वैसे उसको आगे यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये स्टेक होल्डर्स। ये पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है स्टेक होल्डर्स। देयर आर 4 स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहला, जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं,
दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट का मालिक होता है, जो ओन करता है फॉरेस्ट को, है ना, और जो कंट्रोल करते हैं फॉरेस्ट को। तीसरे होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुजियास्ट। तो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो या तो फॉरेस्ट से डिपेंडेंट है, या तो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है लोग, या फिर फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी कारण से। तो उनको क्या ज़रूरत है फॉरेस्ट की? तो जो पीपल जो है वो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, उनको क्या ज़रूरत है? वो फॉरेस्ट से अपना फोडर लेते हैं, चारा लेते हैं जानवरों के लिए, मेडिसिन लेते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू अर्न करना चाहता है फॉरेस्ट से। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं कि उनको रॉ मटेरियल्स मिलता है फॉरेस्ट से फैक्ट्रीज के लिए। और वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुजियास्ट होते हैं जो, वो ये चाहते हैं कि कंजर्व किया जाए इन फॉरेस्ट को। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में देनी चाहिए? किसके हाथ में देनी चाहिए? पीपल हु लिव अराउंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, या इंडस्ट्रियलिस्ट, या वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुजियास्ट? ठीक है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट का तो नाम ही नहीं ले सकते इसमें, ना तो गवर्नमेंट, हम ये भी नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट के हाथ में दो, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है उस चीज़ का। और वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुजियास्ट भी नहीं कहेंगे हम कहेंगे द पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट, वही जान सकते हैं फॉरेस्ट की अहमियत क्या है। तो इसलिए फॉरेस्ट का जो कंट्रोल है, उसकी प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है, उन लोगों को देनी चाहिए जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डैम्स का। डैम्स बनाए किस लिए जाते हैं? डैम्स का फ़ायदा एक तो ये है कि उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। और दूसरी बात, डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, और दूसरी बात कि हम डैम्स में पानी भी स्टोर कर सकते हैं। पानी स्टोर किस लिए करना है? इरिगेशन के लिए। मान लो कभी रेनी सीजन नहीं है, तो स्टोर किए हुए पानी से हम अपनी फसलों में पानी पहुंचा सकते हैं। अब डैम्स की जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते टाइम काफ़ी सारी हमें प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब उन प्रॉब्लम्स में से है जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स आर डिस्प्लेस्ड विदाउट एडिक्वेट कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन। कि जब भी कोई डैम बनती है उसके काफ़ी विरोध किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर डैम बनाई जा रही है वहाँ से लोगों को हटाना पड़ता है, उनको कहीं और उनका घर लेके देने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, बट ये काम अच्छे से नहीं हो पाता। ये एक सोशल प्रॉब्लम है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है कि डैम बनाने की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है डैम बनाने में, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो पूरी अच्छे से बन पाए। कई बार डैम टूट जाते, काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये काफ़ी रिस्की काम होता है डैम को बनाना। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती है बहुत सारी। मान लो कोई डैम बनाई गई, उसमें पानी रुका, तो फिशेस जो हैं रिवर के साथ वो चल रही थी, तैर रही थी, बट जब डैम बनाई गई तो डैम के साथ फिश को भी रुकना पड़ा। और कई बार ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें नीचे मिट्टी बैठने लग जाती है, और जो है वाटर का पानी का लेवल राइज होने लग जाता है। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं कि कई बार डिफॉरेस्टेशन भी की जाती है डैम्स को बनाने के लिए। और बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जब डिफॉरेस्टेशन होएगी, फॉरेस्ट कटेंगे, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो ये है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। उसके बाद आता है वाटर हार्वेस्टिंग का टॉपिक। वाटर हार्वेस्टिंग ये आपकी ज्योग्राफी में भी है टॉपिक, कि वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है, कैसे कर सकते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो कुछ हमारी बुक में दिए गए हैं एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे कि खादिन्स, टैंक्स एंड नदीज इन राजस्थान, बंदराज एंड ताल्स इन महाराष्ट्र, बूंदीज इन एमपी एंड यूपी, कुल्स इन एचपी। तो हमें ये एक नंबर में पूछ सकते हैं कि ये वाला एंशियंट हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर किस स्टेट का है, या स्टेट का नाम दे सकते हैं। और हमसे पूछ सकते हैं कि इस स्टेट में कौन से किस तरीके से जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। तो अगर हम पीपल को लोकल वाटर का कंट्रोल दे दें, तो हम इससे इंश्योर कर सकते हैं कि रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट नहीं होगी। हम रिसोर्सेज के आसपास रहने वाले लोगों को उसका कंट्रोल दे देते हैं अगर, तो हम ये निश्चिंत हो सकते हैं फिर कि हाँ, अब ये रिसोर्सेज सही हाथों में है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ग्राउंड वाटर ओवर सरफेस वाटर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्राउंड वाटर होता है जो, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं सरफेस वाटर के आगे, कि ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर से अच्छा क्यों है। कि ग्राउंड वाटर में सबसे पहली बात तो कि इवेपोरेट नहीं होता, वो रिचार्ज कर देता है, बल्कि वेल्स में और पानी डाल देता है ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करता है वेजिटेशन के लिए। ग्राउंड वाटर में जो है मॉस्किटोज नहीं ब्रीड करते। मॉस्किटोज सरफेस वाटर पर जैसे ब्रीड कर सकते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, बट ग्राउंड वाटर में जो है
मॉस्किटोज ब्रीड नहीं करते। प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। अब ग्राउंड वाटर ग्राउंड के काफ़ी नीचे होता है, तो उसमें काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन या एनिमल वेस्ट के वजह से वो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंसिडेंट्स ऑफ सेविंग नेचर। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिस वजह से नेचर को सेव करते देखा गया है हमने। तो सबसे पहली बात है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान में क्या हुआ है? गंगा एक्शन प्लान 1985 में बनाया गया था। तो क्या होता है, पुअर क्वालिटी हुई थी वाटर की, बहुत ज़्यादा गंगा में पाई गई थी। तो कोलीफॉर्म एक बैक्टीरिया का नाम है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में गंगा में पाया गया। तो इससे क्या इंडिकेशन है, उससे क्या पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन वेस्ट जो है गंगा में डिस्पोज ऑफ किया जा रहा था, कि जो हमारे इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया है वो गंगा रिवर में मिलना, उसका यही मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो गंगा रिवर में किया जा रहा था, डिस्पोज किया जा रहा था। और काफ़ी सारे अदर कॉजेज भी थे गंगा के कंटेमिनेट होने के, कि सीवेज उसमें डाली जाती है, इंडस्ट्रीज अपना गरम गरम उबलता हुआ वेस्ट उसमें डाल देते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। और कुछ डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ भी की जाती है नदियों के किनारे, जैसे कपड़े धोना और एसिड और कॉप्सिस को जो है उसमें बहाना, कि जैसे अस्थियां बहाना और मुर्दों को उसमें बहाना, ये इन वजह से भी जो है गंगा रिवर काफ़ी कंटेमिनेट हो रही थी। तो गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था 1985 में विद द एम टू क्लीन गंगा रिवर। ठीक है, उसके बाद आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में क्या है? चिपको आंदोलन में ये है कि हक द ट्रीज मूवमेंट। एक रेनी विलेज था घरवाल ड्यूरिंग अर्ली 1970s। उसमें क्या था, एक डिस्प्यूट हो गया था लोकल विलेजर्स और लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो चाह रहे थे कि उस एरिया के फॉरेस्ट को कट कर दिया जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर, बट कुछ वो जो विलेजर्स थे वो मना कर रहे थे। तो एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन विलेज के सभी मैन बाहर गए हुए थे किसी काम से, बट विलेज में सिर्फ और सिर्फ वीमेन थी। अब इस बात का कॉन्ट्रैक्टर्स ने फ़ायदा उठाया और वो वहाँ पर आ गए पेड़ों को काटने के लिए। बट विलेज में मैन नहीं थे, वुमेन तो थी। उन्होंने क्या किया, सभी वुमेन ने जाके ट्रीज़ को हक करना शुरू कर दिया। तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स ट्रीज़ को कट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ट्रीज़ को काटना है तो पहले हमें मारना होगा। तो इसे कहते हैं चिपको मूवमेंट, हक द ट्रीज मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट में उन्होंने ट्रीज़ को हक करके एक नया तरीका बताया कि वो ट्रीज़ को कटने से बचाने का। एक और ये आता है अमृता देवी बिश्नोई। इनका नाम आता है, बिश्नोई समाज की जो फाउंडर है अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, तो इनका क्या है, 1731 में, इतने सालों पुरानी बात है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है सेक्रीफाइस कर दी along with 363 others for the protection of खेजड़ी trees in खेजराली विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड एंड अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन मेमोरी ऑफ हर। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में 363 और लोगों के साथ मिलकर खेजड़ी ट्रीज़ को बचाने के लिए मूवमेंट चलाया था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस कर दी अपनी लाइफ। अमृता देवी बिश्नोई, उनके साथ 363 और लोग भी जो है उनकी डेथ हो गई। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बनाया हुआ है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन है जिनके सम्मान में, जिनके रिस्पेक्ट में एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है अवार्ड बनाया गया है, नेशनल अवार्ड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, तो वो है अमृता देवी बिश्नोई। इसी के साथ हमारी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। इस पूरी वीडियो में हमने पूरी अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर ली क्लास 10th की। इसी तरह की और वीडियोस सभी सब्जेक्ट्स की बन रही हैं और आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप यहाँ कार्ड भी आ रहा होगा आपके पास, तो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे कोई नई वीडियो आए, कोई नया अपडेट आए तो आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। वीडियो में अगर आपको वैल्यू लगी, अच्छा लगा, आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई कमी लगी तो आप कमेंट करके बताएं। कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट करें। कोई और आप बात करना चाहते हैं, कोई नया टॉपिक है आपके पास, उसके लिए भी नीचे कमेंट करें। थैंक यू।